देखो मैं ड्रामेटिक साउंड नहीं करना चाहता बट व्हाट द फक वाज दैट। इट्स सो रिडिकुलस कि भाई मूवी इतना बवाल जा सकती है और एंड जाते आते इतना भी एपिक नहीं होना था यार। ये एक प्रॉपर प्रॉपर एपिक बैडहैसरी फील होती है। मूवी बहुत ही एक्सप्लिसिटली डिटेल है, बिल्कुल भी नहीं शर्माती, जहां भाई चाहे वो अपनी भव्यता को दिखाने की बात हो या फिर अपने भय को बताने की हो। मुझे नहीं लगता था कि भाई प्रभास का भाई इस मूवी से कम बैक होने वाला है, मगर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हो गया। जिसमें भाई मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल सी है कि भाई ये समय है 2898 एडी का, जहां दुनिया डिस्टोपिया में आ चुकी है और बॉम्बे की जंग के बाद काशी एक लौती ऐसी सिटी बची है नॉन एग्जिस्टेंस में, जिसे एक टोटलिटेरियन एलीट रूल करता है, जिसका प्रोजेक्शन किसी गॉड की तरह है, पर वो असल में है एक 200 साल का राक्षस सुप्रीम यास्के, जो कि एक इन्वर्टेड पिरामिड मेगा स्ट्रक्चर सिटी में रहता है नोन एज द कॉम्प्लेक्स। मूवी अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड स्टोरीज से इंस्पायर्ड होकर अपने भविष्य का एक वर्जन दिखाती है कि मे बी चीजें कैसी हो सकती हैं, जिसकी कहानियां हजारों सालों से लेकर सदियों तक कनेक्ट होती हैं, स्पेशली महाभारत के इवेंट से लेकर आज तक कलयुग के इवेंट्स के सारी बातें बताती है। जहां सुप्रीम यास्किन को अपनी ढलती उम्र के चलते एक प्रेग्नेंट महिला का एक्सट्रैक्ट किया वो पोषण चाहिए, जो कि उनके एक्सपेरिमेंट को काफी समय तक अपने गर्भ में धारण कर सके। बट कॉम्प्लेक्स में हजारों महिलाओं पर आर्टिफिशियल स्पेशल प्रेग्नेंट वाला एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी कोई भी महिला उस स्पेशल चाइल्ड को कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के का एक्सपेरिमेंट इतना हार्श होता है, जिसमें दीपिका पादुकोण, समेटी, आगे चल के सुमति, एक कॉम्प्लेक्स वर्कर जो कि प्रेग्नेंट औरतों का ख्याल रखती है, उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि पास्ट में कई बार फेल हो चुका है, वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और अब उसके गर्भ में कल की भगवान खुद हैं, जो कि भाई 5 महीनों से वो प्रेग्नेंट है सबसे छुप छुपा के, जिसकी रक्षा करने के लिए अब अश्वत्थामा को अपने पापों के प्रायश्चित करते हुए लौटना पड़ा। एंड प्रभास एक बाउंटी एंटर है मूवी में, भैरवा को भाई समेटी की जरूरत है ताकि वो कॉम्प्लेक्स में आराम से अपनी जिंदगी बिता सके एम्पायर को जब वो सुमति को दे देगा। जहां भाई मेन मूवी का कॉन्फ्लिक्ट भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा का है और उनके बीच बीच में नाग अश्विन की यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलती है कि कैसे ये मूवी अब तक की बेस्ट पावर फैंटेसी डिस्टोपियन इंडियन मूवी है जो कि इंडिया की तरफ से निकली है। क्योंकि भाई अगर यार यह पीक नहीं जाता अपने स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, तो क्या पीक जाता है मुझे नहीं पता। क्योंकि भाई बिग बजट इंडियन फिल्म मेकिंग में हमारे एक्सपेक्टेशन इतने गिरे हुए हैं कि अगर कोई लॉलीपॉप भी दे देना तो हम उनके पैरों में गिर जाते हैं। बट कल की 2898 एडी एक अलग ही स्टैंडर्ड पे खेलती है, जिसको बनाने के लिए भाई आपको यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होना पड़ेगा या फिर आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ एक मूवी के लिए। ये कल की मूवी ऐसा प्रोडक्ट नजर आती है, जहां भाई मूवी का पहला 7-8 मिनट ही अश्वत्थामा श्री कृष्ण के साथ जो ओपन हुआ, वो एक्शन की बात छोड़ी दो, उनकी कॉन्वर्जेशन क्या पावर होल्ड करके रखती है कि तुम भी वहां पे थे तो चाहते तो मुझे रोक सकते थे। वो पूरा थकने के बावजूद भी लड़ने के बाद कमाल का महाभारत का सीक्वेंस है। और सिर्फ वही ही नहीं, उसके बाद भी जो चीजें हमें आगे देखने को मिलती हैं, जब भी महाभारत का कोई भी सीक्वेंस आता है, आई कैन जस्ट फील माय हार्ट पंपिंग ब्लड। इतना बैडएस था, इतना कूल था कि मैं क्या ही बताऊं। जहां भाई कहानियां हम सुनते हैं ना एंड इमेजिन करते रहते हैं कि वो पास्ट की लड़ाइयां एटॉमिक लेवल के डिस्ट्रक्शन के बराबर होती हैं, वो डिस्ट्रक्शन के ग्लिम्पसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, भयंकर होते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि भाई नाग अश्विन अब भाई ये मूवी बना ही दी है तो महाभारत के ऊपर भी मूवीज बना ही दो। कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया है, काम नहीं रुकना चाहिए कि भाई एपिक, थ्रिलिंग और ग्लोरियस जैसे वर्ड्स भी छोटे पड़ जाते हैं जो महाभारत का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद अब अपनी मेन कहानी पे नजर डाले तो उनकी प्रायोरिटीज कहां पे हैं वो क्लियर तौर से नजर आती हैं। प्रभास के साथ उन्हें फैन सर्विस करनी थी, उन्होंने शुरू में ही कर दी, ह्यूमर दिखा दिया शुरू में, गाने भी हो गए, फिलर्स भी हो गए, एंड उन्होंने सारी जो कह सकते हैं जो छोटी अनअपीलिंग चीजें होती हैं वो शुरू में ही निपटा दी। एंड वहां पे आपको राइटिंग की कमियां भी नजर आती हैं। प्रभास के कैरेक्टर को जब मैं कोई सीरियस शिट करते हुए देखता हूं ना, तभी वो मुझे पसंद आता है, बाकी सारी चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, बहुत टाइम के बाद इसे यहाँ पे प्रभास को देखकर ऐसा फील हुआ कि भाई हाँ, बंदा जेन्युइनली एफर्ट मार रहा है और उसी लिए मेरी इज्जत थोड़ी सी बड़ी है। एंड फिर अश्वत्थामा जो हमें शुरू में कहानी में देखने को मिलते हैं, उसके बाद वो काफ़ी लेट में नजर आते हैं जब थोड़ी बहुत वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्ड हो गई होती है। एंड उनके आने से कहानी के पावर लेवल किसी और ही जगह पे सेट हो जाता है कि जैसे कि हम भी जो टेक देख रहे हैं, लेजर्स देख रहे हैं, इकोनॉमी को हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन जब अमिताभ बच्चन आते हैं तो उनकी आवाज, रुतबा, तेज के साथ वो ग्लोरी भाई सीन में ऐड कर देते हैं, जो कि महाभारत के सीक्वेंस के टाइम पे हमें फील हो रही थी, जिसमें उनका कैरेक्टर इस नई दुनिया में एडजस्ट होना सीख रहा है और एज अ डम जायंट की तरह शुरू में फील होता है। लेकिन अनलाइक अदर जायंट्स, हम यहाँ पे अश्वत्थामा को देख रहे हैं, वो जब भी बोलना शुरू करते हैं तो भाई फील होता है वो वैभव वापस से आ गया है, जो कि लास्ट बार हमें महाभारत के सीक्वेंसेस में फील होता था। एंड फिर प्रभास और अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई
थर्ड बैड एस कैरेक्टर कहानी में आता है तो वो है कमल हसन। भाई यार बंदा कितना यूनिक तरीके से बोलता है यार, आपको डरना है और उस बंदे का खौफ रहता है। इट्स लाइक कि ही नोस कि जो हूं मैं ही हूं यहाँ पे, और हर एक सीन को वो खा जाते हैं। इतना खतरनाक बिल्डअप है उनका, जहां पे आपको फील होता है कि भाई इसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, इस तरीके का खौफ है। एंड अब अगर सब कुछ सही रहा एंड अगर आने वाली मूवीज में उनका टेरर बरकरार रहा तो मैं लिख के बताता हूं, ही विल बी ऑन द माउंट रशमोर ऑफ ग्रेटेस्ट विलन्स। एक टेरराइजिंग क्वालिटी है जिस हिसाब से कमल हसन अपने कैरेक्टर को कैरी करते हैं, दिल जीत लेता है अपना। उसके अलावा दीपिका पादुकोण अपना पूरा होमवर्क करके आई है स्टोरी में। एक माँ, एक एक्सपेरिमेंट, एक दासी, एक नई दुनिया की भाई विनाश को भाई ग्लिम्सेस भी देखना उनके परफॉर्मेंस में नजर आता है कि कैसे उन्हें डर भी है, अफसोस भी है, एक उम्मीद भी है। एंड फिर वो जो खलीसी की तरह आग से निकलने वाला सीन भी काफी खूबसूरत है। एंड इस बात पे मैं नाग अश्विन की भाई स्पेशली इज्जत करूंगा कि भाई उन्होंने ये बोल्ड टेक लिया, क्योंकि इस सीन की ग्रेविटी बहुत कमाल की है। उनका आग में से निकलना, फिर देवों की उनकी मदद करना, वो इमोशंस, वो ग्रेट सैक्रिफाइस वाली फीलिंग, एक प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट का टाइम भी दिया हुआ है कि कैसे उनके किरदार में वो डिलेमा फंसा हुआ है, वो अफसोस भी है, वो ख्वाब भी है, जो कि पूरा समय मिलता है हमें सुमति को जानने का। और इसी बात के लिए मैं नाग अश्विन की भाई तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने 3 घंटे जैसा टाइम को चूज किया, क्योंकि भाई लेंथ को लेकर मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। मैं कैरेक्टर्स को देखना चाहता हूँ, सीन्स देखना चाहता हूँ, डिटेल्स जानना चाहता हूँ। बाकी जो मस्ती खिरखिरी करते रहते ना शुरू में, क्लीशेस, टिपिकलिटी, उस चीज का मैं फैन नहीं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आखिर में सबसे ज्यादा किसी को कहानी में फुटेज मिली है तो वो है कमांडर मानस। एंड उनके कैरेक्टर को मैं कहूंगा कि वो किरदार मुझे बहुत इंप्रेस नहीं करता, क्योंकि जैसे उन्हें डायलॉग्स मिले हैं, मे भी शायद हिंदी डबिंग उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि वो कहानी के सेकंड बेस्ट विलन है। एंड सेकंड बेस्ट जैसा भी कुछ फील नहीं होता, क्योंकि कमल हसन का स्टैंडर्ड कहीं और ही एग्जिस्ट करता है। हालांकि क्लाइमैक्स के दौरान में वो बहुत कमाल के करते हैं, वो फील होती है सीरियसनेस। एंड मिस्टर चैटर्जी काफी अच्छे एक्टर हैं। उनके कैरेक्टर की राइटिंग में मैं कमी बोलूंगा, या फिर भाई हिंदी डबिंग के डायलॉग्स में वो कमी आ गई होगी, बट वो मुझे इंप्रेस नहीं किए मूवी में। जिसके बाद इंप्रेस नहीं करने से मूवी के कुछ डाउन साइड्स की बात कर ले, जो कि मेरे अंदर एक्सपेक्टेड था कि भाई मूवी में कमियां तो होने वाली है, लेकिन अब उन्हें देखने के बाद मैं उन कमियों को मूवी के क्लीशेज बोलूंगा जो सदन सिनेमा में हमेशा से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, और वो उनके हर मूवीज में देखने को मिल भी जाता है। जो कि भाई यहाँ भी वो क्लीशेज देखने को मिलते हैं, जैसे आप जोक सुनते हो, जहां पे जैसे एक्शन शुरू में आपको देखने को मिलते हैं कि एक बंदे को मारा, 50 लोग हवा में उड़ रहे हैं, और वो ख्वाब को देखना, वो भाई ह्यूमर को क्रिएट करना थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिंग करने की वजह से। एंड भाई अपना सबसे बड़ा फिलर दिशा पाटनी, भाई क्यों थी, क्या कर रही थी वो वहां पे? आई मीन यार मैं बात समझता हूं कि भाई वो सेटअप है, आगे चल के कहीं पे कनेक्ट होगा, सेक्सी भी है, पर कतई फिलर थी यार। वो नजर आता है कि भाई वो कैसे बेबी ऑयल लगाया हुआ है कि आपको एब्स नजर आए। खैर मिस पतानी के साथ एक ग्लैमर वाला एलिमेंट भी एसोसिएटेड है, तो चीजें आप भूले रहते हो, और उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुनिया भी देखने को मिलती है, तो काफी आप बहके रहते हो। बाकी मिस पतानी का कैरेक्टर ऐसे ही फील होता है कि वो फिलर की तौर पे मूवी में एग्जिस्ट कर रही है। एंड स्पेशली वो थोड़े से वायर वर्क एंड वो टिपिकल एक्शन जैसी जो मूवी के फर्स्ट एक्ट में देखने को मिलती है, वो उस चीज का मैं फैन नहीं हूं, क्योंकि एंड में जो आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और जो एक्शन देखने को मिलता है, जहां पे चाहे वो प्रभास अश्वत्थामा वाला हो या अश्वत्थामा वाला हो, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इट्स लाइक कि आप कोई अलग ही एक्शन मूवी देख रहे हो, जो शुरू में देखने को मिला, जो आखिर में देखने को मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जब एक्शन कोरियोग्राफर के पास ये पोटेंशियल टैलेंट था कि वो एंड में इतना बवाल कर सकता है, इतना अच्छा क्रिएटिव एक्शन कोरियोग्राफ कर सकता है, अलग अलग वेरिएशंस दिखाकर चीजों को कनेक्ट करके, तो उन्होंने शुरू में ये टिपिकलिटी को दिखाना क्यों जरूरी समझा, जिसपे काफी सोच विचार करके मैंने ये जाना कि यार पीजे में भी शायद तू ना समझ रहा हो, अभी वो ऑडियंस एग्जिस्ट करती हो जो प्रभास को इस तरीके से एक्शन करते हुए देख के एंजॉय करती हो, जहां पे वो एक लाठी पकड़ता है तो लोग आके एकदम भीड़ में इकट्ठा हो नहीं लगते हैं। उस चीज का मैं फैन नहीं हूं, जहां पे भाई इन कमियों को मैं बहुत आराम से नज़रअंदाज कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मूवी की क्वालिटी यहाँ से एलिवेट ही होती है। जो कुछ भी वो अनअपीलिंग वाली चीज़ें थी, टिपिकलिटी थी, शुरू में ही उन्होंने निपटा दी, और अपनी मेन कहानी के चलते वो अपनी डिटेल्स के जरिए मुझे इंप्रेस करते रहे। क्योंकि एज अ सुपर हीरो फैन, एज अ पावर फैंटेसी फैन, मुझे मूवी की डिटेल्स ही देखना तो बहुत पसंद है कि भाई वो सीन के पीछे वो कितनी ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं। जहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा तो मूवी बहुत ही एक्सप्लिसिटली अपने बैकग्राउंड में डिटेल्स छोड़ के जाती है। जैसे कि एक सीन आता है कि वो डावन की थ्योरी वाला स्केलेटन आर्ट आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलता है, एंड वो शुरू का एनिमेशन कैसे अश्वत्थामा के कैरेक्टर को बता देता है कि भाई वो दुनिया से हार के साधना में चले गए, फिर सुप्रीम यास्किन की टेक्नोलॉजी वो खुद
खुद ही हैं, फिर उनके हाथ को दर्शाना, भाई कल की प्योर 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 ब्यूटी था भाई। आई किड यू नॉट, कसम से इतनी कमाल कमाल की डिटेल है कि अगर मुझे मूवी का कोई एक स्पेशल सा फ्रेम दे देना, मैं 10 मिनट तक बस फ्रेम ही देखता रहूं, डिटेल्स ही ढूंढता रहूं कि भाई क्या क्या मेहनत की हो इन्होंने, क्योंकि भाई वो साफ मेहनत नजर आती है, उसमें हर एक छोटी चीज का मतलब है। एंड इसीलिए मैं दोबारा तिबारा इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि इट्स वर्थ इट। एंड आई लाइक द फैक्ट कि भाई उन्होंने इस मूवी का नाम कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स रखने को सोचा है, जहां पे भाई सिर्फ हमें कल की ही नाम से मूवी नहीं बल्कि अलग अलग तरीके की मूवीज भी देखने को मिलेगी। एंड मैं देखना चाहता भी हूं, जिसमें मूवी की सबसे वाइल्ड चीज थी इसके कैमियोस, कसम से वो बहुत फन थे। जब एक बार आना शुरू होते हैं तो वो आते ही रहते हैं आते ही रहते हैं, मैंने बहुत इंजॉय किया उसे। एंड ओवरऑल भी मूवी फाड़ है, फाइनली एक ढंग की प्रॉपर डिस्टोपियन मूवी भारतीय सिनेमा से निकली है, जहां पे भाई नाग अश्विन ने वो कर दिया जो अब तक हम नहीं कर पा रहे थे। एंड प्लीज भाई मूवीज बनाना रोकना मत। इसका क्लाइमैक्स अब तक के सारे क्लाइमैक्स की इज्जत रखता है, जब वो बुज्जी आर्मर जिंदा हुआ, वो एप वाली फिजिकलिटी के साथ दिल जीतता है, आपका मूड बनाता है कि हाँ भाई क्लाइमैक्स शुरू हो गया है। अश्वत्थामा और उनका कर्म को लेकर अपना डेडिकेशन, और फिर एंड में भैरवा का जागना, भाई यार टोटल दिल जीतने वाले मोमेंट्स हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरीके के एक्शन सीक्वेंस के पैलेट को फॉलो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनमें तरह तरह के कमाल की वेरिएशंस हैं, अपने एनवायरनमेंट को वो यूज करते हैं, जो कि भाई इंडियन मूवीज में बहुत कम देखने को मिलता है। वो भाई आग निकलना, दीवार पे चलना, प्रभास के जूते कैसे इंपैक्ट लेकर उड़ते हैं, वो पूरा पकड़ना, भाई वो पूरा 360 डिग्री वाला मूवमेंट है, बहुत स्वीट सा है। और ऐसा ही नहीं है मूवी के आखिर में ही है, मूवी के बीच में भी है, जब पहली बार अश्वत्थामा और भैरवा लड़ते हैं और वो पूरा चेन से भी हवा में लटका देना, अपने एनवायरनमेंट को यूज करना, कमाल कमाल का एक्शन था। लेकिन या जो सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो मूवी का थर्ड ही एक्ट है, वो बहुत ही खूबसूरत है एंड बहुत बैड एस है, जिसके ऊपर भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स है जिस पे फोकस किया जाए तो बहुत अच्छी बात है कि नाग अश्विन ने इतनी मेहनत की कि जैसे शामबाला के सोल्जर्स अपने फॉर्मेशन बना के लड़ते हैं, उनकी टेक पे उन्होंने ध्यान दिया हुआ है, और उनके अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स भी आपको नजर आते हैं अलग अलग रिलीजन के साथ, कमाल का था। एंड फिर एंड में कमांडर मानस का मारे जाने वाला सीन भी भाई प्योर ब्यूटी था, मजा आया देख। एंड आई थिंक आई एम श्योर कि मैं इसे दोबारा से देखूंगा, स्ट्रीमिंग पे आएगी तो फिर से देखूंगा। एंड फिर भाई मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ये मूवी 1000 करोड़ कैसे कमाती है, या फिर उससे ऊपर भी कैसे कमाती है, क्योंकि भाई अब अगर यह मूवी इतना प्यार नहीं डिजर्व करती तो क्या डिजर्व करती है, आई डोंट नो। जहां पे मैं कहूंगा ये मूवी तुम्हारा प्यार डिजर्व करती है, एंड ये एक प्योर थिएटर एक्सपीरियंस है, तो इसे मिस मत करना। एंड बाकी अगर आपने अभी तक कल की देख ली है एंड तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस रहे थे, तुम्हारे लिए मूवी कैसे टर्न आउट हुई, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड तब तक के लिए अपनी डिटेल्स भी जरूर से बताना कि तुमने क्या चीजें नोटिस की जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, उन सब के बारे में मुझे जरूर बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।